इस प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि बच्चों को दी जा रही सेवाओं का डाटा एंट्री हम ई कवच एप्लीकेशन से कैसे कर पाएंगे। बच्चों की सेवा में टीकाकरण, पोषण संबंधित सेवाएं और अन्य सेवाओं का समावेश होता है और एएनएम दीदी द्वारा ये सेवाएं अपने भ्रमण के दौरान या अपने सब सेंटर पे या वीएचएनडी पे भी दी जाती है। इसके उपरांत ये सेवाएं फैसिलिटीज़ यानी सीएचसी, पीएचसी पे भी दी जाती हैं। तो ई कवच एप्लीकेशन के मेन मेन्यू में आप बाल सेवा की एंट्री, कार्य सूची और मेरे लाभार्थी वैसे 2 आइकन के द्वारा कर सकते हैं। अभी हम ये एंट्री कार्य सूची के द्वारा करेंगे। कार्य सूची चयन के बाद आपको अलग अलग सेवाओं का ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसमें से आप बाल सेवा का दौरा पसंद करेंगे तो आपके क्षेत्र में रहते बच्चों का जो भी ड्यू लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जिस बच्चे को आप सेवा दे रहे हैं या दी हो उसका नाम का चयन करेंगे तो उसके बाद 3 विकल्प आएंगे: बाल सेवा का दौरा, वैक्सीन प्रतिकूल प्रभाव का दौरा और बाल वजन वृद्धि चार्ट। अभी के लिए हम बाल सेवा का दौरा विकल्प पसंद करके आगे बढ़ेंगे। तो वो बच्चे का मूलभूत जानकारी आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे का ई कवच हेल्थ आईडी, माँ का नाम, बच्चे की जन्म तारीख वगैरह वगैरह आपको रेडीमेड अपने फ़ोन पे मिलेगा। ये जानकारी देखने से आपको बच्चे को अच्छी तरीके से सेवा देने में अनुकूलता रहेगी। स्क्रीन पे नीचे आप ये बच्चे का कौन सा टीकाकरण हो गया है, कौन सा बाकी है, ये भी जानने को मिलेगा। उसके बाद ये बच्चा कौन से आंगनवाड़ी क्षेत्र में रहता है वो चयन करना होगा। आप जो सेवा दे रहे हैं वो कौन से स्थल पे दे रहे हैं उसका चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करना होगा, जैसे कि घर पे या ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिन पे या अस्पताल में या अन्य कोई स्थल पे। यदि आपने एक फैसिलिटी का सिलेक्शन किया हो तो ये फैसिलिटी कौन सी है वो भी आपको चयन करना होगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि प्रदेश की कौन सी फैसिलिटी में यानी कि कौन से अस्पताल में कितनी सेवाएं दी गई है उसका रिपोर्ट हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले कौन से प्रकार की फैसिलिटी है वो पसंद करेंगे, यानी कि सामुदायिक आरोग्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज, उपकेंद्र वगैरह वगैरह। और उसके बाद चयन करना होगा फैसिलिटी का नाम का। बच्चे का आज की लंबाई और वज़न का डाटा एंट्री ये स्क्रीन पे करना होगा और आपने जो लंबाई और वज़न एंटर किया होगा उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये बच्चे कुपोषण के ग्रेड में आता है वो नीचे दिखाई देगा। वो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है या लीला हो सकता है। तो ये माल न्यूट्रिशन ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद देगा। उसके बाद बच्चे को आपने आयरन फॉलिक एसिड सिरप दिया या नहीं दिया ये पूछा जाएगा। बच्चे में आज कोई रोगों का लक्षण है कि नहीं वो आपको एंटर करना होगा। इसके लिए आपको बच्चे की तपास करनी होगी, उसको प्रश्न पूछने होंगे और उसके मुताबिक बच्चे में कोई रोगों का लक्षण है कि नहीं है वो आपको चयन करना होगा।
बच्चे के पैर में सूजन है कि नहीं, यानी कि पेडल ईडिमा है कि नहीं, वो आप देखेंगे और उसके बाद ये प्रश्न का जवाब देंगे। हम जानते हैं कि पेडल ईडिमा एक माल न्यूट्रिशन का चिन्ह है। बच्चे ने पूरक आहार अब शुरू कर दिया या नहीं कर दिया, ये पूछा जाएगा। और पूरक आहार शुरू किया हो तो पूरक आहार 6 महीने से पहले, 6 महीने पूरे होने पर या 6 महीने के बाद शुरू किया, वो पूछा जाएगा। 6 महीने तक बच्चे को मात्र स्तनपान करवाया गया या नहीं, वो सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा। और उसके बाद टीकाकरण की जानकारी पूछी जाएगी। टीकाकरण की जानकारी हमें बहुत ध्यान से एंटर करनी है कि जिससे कोई भूल न रह जाए। ई कवच सॉफ्टवेयर में ऐसी सुविधा है कि बच्चे के उम्र के अनुसार और भारत सरकार की वैक्सीनेशन की गाइडलाइन के अनुसार कौन सी वैक्सीन देनी है, उसका लिस्ट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ जाता है। इससे एएनएम दीदी को, आशा दीदी को आसानी रहेगी। तो जो भी वैक्सीन ड्यू है उसका नाम दिखाई देगा। ये वैक्सीन आज दिया गया या नहीं दिया गया, उसका चयन करना होगा। और हाँ, चयन करेंगे तो टीकाकरण की तारीख आपको एंटर करनी होगी। टीकाकरण की तिथि में सुविधा रखी है कि जिससे आप कोई बिल्कुल ही गलत तिथि का चयन न कर पाएँ। उदाहरण के स्वरूप टीकाकरण की तिथि में आप भविष्य की तारीख नहीं एंटर कर पाएंगे या बच्चे के जन्म तारीख के पहले की तिथि नहीं एंटर कर पाएंगे। तो वैसे सुविधाएं ई कवच एप्लीकेशन में है कि जिससे आपका डाटा अच्छी क्वालिटी का रहे। एक के बाद एक टीकाकरण की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको डेटा दर्ज करना है या सत्यापित करना है, वो पूछा जाएगा। और उसके बाद ये फॉर्म का अंत होगा। तो हमने देखा कि बाल सेवाओं में हमने 2 तरीके से एंट्री कर पाते हैं, कार्य सूची आइकन में जाके या मेरे लाभार्थी आइकन में जाके एंट्री कर पाएंगे। बच्चे का नाम ढूंढने के बाद बच्चे का टीकाकरण, पोषण संदर्भित सेवाएं, रोगों के लक्षण की एंट्री करने के बाद ये फॉर्म पूर्ण होगा। इस वीडियो प्रशिक्षण में हम देखेंगे कि प्रसव पश्चात सेवाएं यानी कि पीएनसी सेवाओं की डाटा एंट्री हम ई कवच एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रसव पश्चात सेवाएं घर पे दी जाती हैं या वीएचएनडी पे और उपकेंद्र पे भी दी जा सकती है। ये प्रसव पश्चात सेवाएं जन्म के पहले 1.5 महीने के दौरान अलग अलग समयांतर पर दी जा सकती है। ये सेवाएं एएनएम दीदी और आशा दीदी दोनों द्वारा दी जा सकती है। तो ये सेवाओं में माताओं की सेवाएं और नवजात शिशु की सेवा दोनों का समावेश होता है। तो आइए देखते हैं कि ई कवच में प्रसव पश्चात सेवाओं की डाटा एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले मेन मेन्यू में कार्य सूची या मेरे लाभार्थी आइकन में जाके आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। ये वीडियो में हम कार्य सूची में जाके डाटा एंट्री करेंगे कि जिससे ड्यू लिस्ट हमें रेडीली उपलब्ध हो। गांव और आशा क्षेत्र का चयन करने के बाद हमें प्रसव पश्चात देखभाल का विकल्प पसंद करना है। प्रसव पश्चात देखभाल का विकल्प पसंद करने के बाद वो क्षेत्र में जो भी प्रसव पश्चात सेवाएं ड्यू है उसका लिस्ट स्क्रीन पे दिखेगा। उसमें से जो महिला और बच्चे को सेवा आप देने जा रहे हैं उसका नाम चयन करने के बाद आपको आगे प्रश्न पूछे जाएंगे।
माता के संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे। माँ का मोबाइल नंबर अपडेट करना हो तो कर सकते हैं। और ये सेवा कहाँ दी जा रही है उसका स्थल आपको पसंद करना होगा। वो घर हो सकता है, VHND हो सकता है, अस्पताल हो सकता है वगैरह। उसके बाद है माता में कोई खतरे के लक्षण है कि नहीं है, वो आपको चयन करना होगा, जैसे कि स्तन में दर्द, बुखार, योनि से ज़्यादा रक्तस्राव, सांस फूलना वगैरह। ये सब प्रश्न हमें माता को पूछने हैं और उसके मुताबिक हमें जवाब ई-कवच एप्लीकेशन में एंटर करने हैं कि जिससे हाई रिस्क लाभार्थी की पहचान हम समय पे कर सकें। यदि कोई हाई रिस्क लक्षण दिखाई देते हैं तो माता को रेफ़र करना होगा। तो आपको रेफ़र करने में भी ई-कवच एप्लीकेशन मददरूप होगा। आपने रेफ़र किया या नहीं किया और कहाँ रेफ़र किया उसकी डाटा एंट्री आप नेक्स्ट स्क्रीन पे करेंगे। उसके बाद बच्चे के प्रश्न आने से पहले आपने जो भी हाई रिस्क लक्षण का डाटा एंट्री किया हो वो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब बच्चे की डेटा एंट्री की बारी आएगी। बच्चे का पिछला लास्ट टाइम वज़न क्या था, उसका लिंग क्या है, बच्चा जीवित है या नहीं है, बच्चे में कोई खतरे के लक्षण है कि नहीं है, उसका डाटा एंट्री करना होगा। इसमें हाइपोथर्मिया यानी कि लो टेम्परेचर, इन्फेक्शन, पीलिया, उल्टी, दस्त वगैरह लक्षण का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद नवजात शिशु का वज़न करना होगा और वो वज़न का एंट्री ई-कवच में करना होगी। वज़न ग्राम में एंटर करना है, किलोग्राम में एंटर नहीं करना है। उसके बाद बच्चे की लंबाई एंटर करनी है। बच्चे का कोई ड्यू टीकाकरण हो तो उसका रिमाइंडर अगले स्क्रीन पे आएगा। यदि कोई टीकाकरण आज हुआ हो तो उसकी डाटा एंट्री आप करेंगे और उसकी टीकाकरण की तिथि भी एंटर करेंगे। याद रखिए कि ये टीकाकरण आपके विज़िट के दौरान या आप जब सेवा दे रहे हैं उसके दौरान हुआ हो तो उसका डाटा एंट्री करना होगा। ई-कवच एप्लीकेशन में एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई फैसिलिटी में या कोई किसी और ने ये सेवाएं दी हो तो उसका अपडेशन आपके मोबाइल में हो जाएगा और वो प्रश्न आपको पूछा ही नहीं देंगे। उसके बाद जो भी खतरों के चिन्ह की एंट्री आपने की हो उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि जिससे आप उसमें कोई चेंजेस करने की इच्छा चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद डेटा दर्ज करेंगे और वैसे प्रसव पश्चात सेवाओं का डेटा एंट्री पूरा होगा। तो हमने देखा कि प्रसव पश्चात सेवाएं हम कार्यसूची और मेरे लाभार्थी में से कर सकते हैं। गांव पसंद करने के बाद प्रसव पश्चात देखभाल का विकल्प पसंद करेंगे और जो भी लाभार्थी को सेवा देने जा रहे हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम सिलेक्ट करने के बाद एक माता रिलेटेड, माता संदर्भित और बच्चे संदर्भित, नवजात शिशु संदर्भित प्रश्नों का जवाब देके प्रसव पश्चात सेवाएं का सही और समय से डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हैं।